हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज का सेशन हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए। टॉपिक अपने आप में छोटा है, बट इसका जो आप अंडरस्टैंडिंग समझेंगे वो बहुत अमेजिंग है। नेचर का एक बहुत ही शानदार नियम आज हम सीखने वाले हैं। हम आज सीखेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। देखिए, ये क्योंकि चैप्टर के लास्ट में आता है ना, बहुत बच्चे इसे ध्यान से पढ़ ही नहीं पाते, इसीलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मर और एडी करंट्स भी। काफ़ी सारे सवाल भी कराएंगे, ऐसे सवाल जो हर सवाल आपको नया कंसेप्ट सिखा रहा होगा। इसीलिए पूरा सेशन देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। उसके बाद आप मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। इस सेशन के नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो शुरू करते हैं सेशन पूरे जोश के साथ। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले देखो, नेचर का एक नियम समझ लो। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करती है, और उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगी। इस नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटर रिलेटेड है। नेचर में एक चेंज होता है तो दूसरे को प्रोड्यूस करता है, दूसरा चेंज होता है तो पहले को प्रोड्यूस करता है। याद रखिएगा ये कंसेप्ट। आज हम किस पे फोकस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। वो कैसे होती है, क्या डायरेक्शन होता है, क्या मैग्नीट्यूड होता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, it creates an electric field in the surrounding space if no even if no electric charge is present। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है ये बिना चार्ज के होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से पैदा हो रही है। अगर चार्ज नहीं है तो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये हमेशा क्लोज्ड लूप में फॉर्म होती है। जी हाँ, आप बोलोगे सर हमने तो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, लेकिन ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्लोज्ड लूप बनाती है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे दूं और इसके बारे में कंप्लीट हम मैग्नीट्यूड वाइज फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो, एक मैं स्फेरिकल रीजन मान लेता हूं जहां पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब आपको दिया है कि ये टाइम का फंक्शन है, कोई भी टाइम का फंक्शन हो सकता है, टी स्क्वायर, फंक्शन ऑफ टाइम में लिख देता हूं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे टाइम के साथ वेरी कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इंक्रीज करनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इंक्रीज हो रही है, तो इसको अपोज करने के लिए लेंज लॉ क्या कहेगा कि इनसाइड फ्लक्स बढ़ा रहे हो तो इस जगह पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो ईएमएफ इंड्यूस आउटसाइड इंक्रीमेंट का होगा, इसीलिए वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। मानते हो ये बात? शाबाश। अब मैं अगर आपको एक रीजन लूं, मैं यहाँ पे एक चार्ज मान लेता हूं प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये बहुत सारे चार्जेस अगर मैं यहाँ पे मान लूं तो इसके हिसाब से लेंज लॉ ने क्या कहा? लेंज लॉ ने कहा कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस्ड कैसा होगा, ताकि इंड्यूस्ड करंट जो हो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज में आना चाहिए, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में करंट घूमना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज में घूमना चाहिए। तो अलग अलग जगह पे अगर मैं चार्ज को रख के देखता हूं कि उन पे फोर्स कैसा लग रहा है, तो इस पे जो फोर्स आया इस तरफ आया, इस पे जो फोर्स आया इस तरफ आया, इस पे जो फोर्स आया इस तरफ आया, इस पे जो फोर्स आया इस तरफ आया। चार्ज अलग अलग जगह पे रख के देख के हमने एक्सपेरिमेंटली फोर्स भी निकाले उस पे, तो ये फोर्स के डायरेक्शन मिले। अब चार्ज पे फोर्स कौन सा लगाएगा? रेस्ट वाला चार्ज है अगर, तो उस पे फोर्स कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी की तरफ होगा। अब आपने हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जोड़ोगे
तो वो सर्कुलर लाइंस आएंगी। यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंड्यूस हुई हैं, ये आपने देखा कि ये तो सर्कुलर लूप बना रही थी। समझ गए बेटा? हर जगह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सपेरिमेंटली भी देखी तो वो क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन है, और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग भी ये क्लोज्ड लूप में फॉर्म हो रही है। आइए अब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सोचो बेटा, यहाँ पे अगर मैं एक लूप मान लूं स्मॉल आर रेडियस का, मैं ये लूप मान लेता हूं। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे एरिया में है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे है वो पता करनी है। पॉइंट बी मान लेते हैं सपोज, इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है कितनी है। तो इस लूप के बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सबसे पहले मेरे को फ्लक्स बताइए, इस लूप से कितना पास करेगा, फ्लक्स कितना पास करेगा? तो एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है बेटा? ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एज इट इज रहा, एरिया में कोई चेंज नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंशिएशन डी बी बाई डी टी आपने कर दिया। समझ गए? यहां तक कहानी क्लियर है? अब ध्यान से सुनना आगे की कहानी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि ईएमएफ जो होता था वो होता था ई डॉट डी एल। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये हमने सीखा था ईएमएफ का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस जब हम कहते थे तो पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये रिलेशन हो गया। इसी को अगर मैं यहाँ पे इस ईएमएफ से कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जरा बताइए मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम। यस, तो ये मुझे मिलेगा रिलेशन। एम आई राइट बच्चों? ये रिलेशन मुझे मिलेगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे इस लूप में अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है। छोटा सा मैं एक एलिमेंट लेता हूं, इस छोटी सी लेंथ को आप देखोगे तो इस तरीके से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, छोटी सी लेंथ इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर। तो अगर हर जगह आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। ऐसा हमने लाइन इंटीग्रल सिखाया था मैग्नेटिक फील्ड का एम्पियर लॉ में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हो गया। और देखो सिमिलर है, अगर आप इसे ओपन करने की कोशिश करेंगे तो कैसे ओपन होगा? डॉट प्रोडक्ट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और कॉस इनके बीच में एंगल क्या है? हमेशा जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई। डीएल मॉड का इंटीग्रेशन, मॉड डीएल का इंटीग्रेशन मतलब क्या है? ये लेंथ डिस्टेंस आ गया। डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन नहीं है, मॉड यानी मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन। सारे मैग्नीट्यूड जोड़ दो तो टोटल लेंथ आ गई ई इंटू टू पाई आर। समझ में आया बेटा? तो मैं अगर मैग्नीट्यूड इन दोनों का बराबर कर देता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी। पी पॉइंट पे एक लूप मान लीजिए। इस लूप के लिए ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ई डॉट डी एल को बराबर कीजिए डी फाई बाई डी टी के मैग्नीट्यूड से, है ना? मैग्नीट्यूड बराबर कर दीजिए, डायरेक्शन तो आपको लेंस लॉ देगा। तो ये कैसे खुला? ये खुला ई इंटू टू पाई आर, और ये कैसे खुला? पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। दैट्स इट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। पाई से पाई कट गया, एक आर कट गया, आर बाई टू डी बी बाई डी टी। ये हो गया इनसाइड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो चुकी है। अब बात करते हैं आउटसाइड रीजन की। आउटसाइड रीजन मतलब पॉइंट पी अब बाहर है, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो अब जो लूप माना जाएगा वो लूप इस तरीके से माना जाएगा। रेडियस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन कैपिटल आर दे देते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ कैपिटल आर रीजन तक सीमित है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के बाहर भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे बड़ा वाला लूप मान लीजिए। फ्लक्स इस लूप में क्या लिखेंगे हम? देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इसी एरिया से जा रही है,
तो फ्लक्स भी इसी एरिया का ही काउंट होगा, b इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी फाई बाई डी टी, वो ईएमएफ आ जाएगा डी बी बाई डी टी इंटू पाई आर स्क्वायर। लूप के लिए लाइन इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा पूरे लूप के लिए, वो आ जाएगा e इंटू टू पाई आर। इन दोनों को बराबर कर दीजिए तो आपको मिलेगा, देखिए क्या फॉर्मूला डिराइव हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड रीजन में, कैपिटल आर स्क्वायर बाय टू स्मॉल आर डी बी बाय डी टी। यस बच्चों, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, अगर एक एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, इस एरिया का रेडियस है कैपिटल आर, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी इस पूरे इलाके में। इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है स्मॉल आर बाई टू डी बी बाई डी टी। स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू स्मॉल आर डी बी बाई डी टी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आप प्रोपोर्शनैलिटी देखें तो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा जल्दी से बताओ, इसका ग्राफ हो जाएगा मैग्नीट्यूड का पहले लीनियर फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस है सबसे ज्यादा सरफेस पे मैग्नीट्यूड है, फिर कम होती जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होगा। अगर ये फील्ड इनसाइड बढ़ रही है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। अगर इनसाइड कम हो रही है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप बना रही है, इसीलिए बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन कंजर्वेटिव। आइए इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दूं, इसकी प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिए आप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में भी इंड्यूस हो जाएगी, चाहे चार्ज हो नहीं हो, मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। ये क्लोज्ड लूप बनाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, ये क्लोज्ड लूप बना रही है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। और साथ ही साथ सुनिए, इसका वर्क डन क्लोज्ड लूप में जीरो नहीं होगा। आइए इसके वर्क डन की बात करते हैं बच्चों। प्लस क्यू चार्ज पे ऐसे लूप में घुमा दिया जाए, इस पे फोर्स कितना है, क्यू ई, वर्क डन आप क्या बोलेंगे, क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट। एम आई राइट बच्चों? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हर वक्त डिस्प्लेसमेंट और फील्ड सेम डायरेक्शन में है, हर वक्त डिस्प्लेसमेंट और फील्ड सेम डायरेक्शन में है। ए से घूम के ए पे आ गए तो वर्क डन क्या होगा, देखिए Q इंटू ई इंटू टू पाई आर, ये इसका वर्क डन होगा। अच्छा, वर्क डन को Q से डिवाइड कर दो, तो वर्क डन को अगर आप चार्ज से डिवाइड करते हो तो आपको E डॉट डी एस मिलता है, या फिर DL लिख दो, यही तो EMF डिफाइन हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है बच्चों, ध्यान से, ये EMF वर्क डन पर यूनिट चार्ज या फिर E डॉट DL, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी का यूज करके फॉर्मूले का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। तो नेट वर्क डन एक लूप में जीरो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में है। फिर इसका डायरेक्शन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आएगा। ये इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, एसी जनरेटर्स में, ट्रांसफॉर्मर्स में, इंडक्शन कुकिंग टॉप्स में, वायरलेस चार्जिंग में। आजकल आप देख रहे हैं नई टेक्नोलॉजी वायरलेस चार्जिंग की, वहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता है। आप मैग्नेटिक फील्ड बदल लो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी और वो चार्जेस पे फोर्स लगाएगी तो चार्ज चल के बैटरी को चार्ज कर देंगे। तो वायरलेस चार्जिंग में ये यूज होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, फॉर्मूला है स्मॉल r बाई टू डी बी बाई डी टी, कैपिटल R स्क्वायर बाई टू स्मॉल r डी बी बाई डी टी, और डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। आइए थोड़े से सवाल जवाब हो जाए, फिर हमें और क्लियरिटी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो एक सिलेंड्रिकल रीजन है, रेडियस r का, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, B कांस्टेंट रेट से बदल रहा है। तो ग्राफ बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये अभी हमने देखा, ए ग्राफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मिल रहा होता है। यस, चलो अगला सवाल देखिए,
यहां पे आपका एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, एक स्क्वायर बना दिया है, आपसे बोला है इस स्क्वायर के 3 पॉइंट है ए बी सी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। ठीक है सर, डायरेक्शन बताना है तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि फील्ड बढ़ रही है कि कम हो रही है। पढ़ लेते हैं एक बार, ये देखिए डी बी बाई डी टी पॉजिटिव, डी बी बाई डी टी पॉजिटिव का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो इनसाइड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। इसको अपोज करने के लिए लेंस लॉ क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि जो करंट आए वो बाहर की तरफ फ्लक्स दे और इसको अपोज करे, राइट। अब आपके फील्ड होनी चाहिए कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस हुई। मान लीजिए ये सेंटर है, एक पॉइंट है ए, तो ये रेडियस हो गया, रेडियस से परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट, इस तरीके से। मान लीजिए ये बी है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियस से परपेंडिकुलर, तो हर जगह रेडियस बना दीजिए और रेडियस से परपेंडिकुलर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां पे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, रेडियस बनाओ इस तरफ, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस बनाओ इस तरफ, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस बनाओ इस तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो गया। आया बेटा समझ में। आगे चलते हैं। अब देखिए सवाल क्या है, बढ़िया मजेदार सवाल। ये सवाल अगर इस लेक्चर में नहीं होता और बिना लेक्चर की हेडिंग दिए मैं आपको ये सवाल दे देता, तो आप में से काफी बच्चे ये लॉजिक सोच ही नहीं पाते, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें याद ही नहीं रहता है। तो अब ये सवाल आप पढ़ लेना, इसके बाद आप हमेशा जीवन भर याद रखिएगा, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो चार्ज है तो उस पर फोर्स लग जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे एक थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसका खुद का मास m है, इस पे खुद पे चार्ज है और टोटल चार्ज है इस पे Q। इसको रोटेट कर सकते हैं हम फ्रीली एक्सिस के अबाउट। टाइम 0 पे इस इलाके में आप देखिए ये रेस्ट पे था, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, सडनली मैग्नेटिक फील्ड आ गई, सडनली मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अचानक से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड बदल गई, पहले 0 थी फिर आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड अचानक से आ गई, वेरी कर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई वो चार्ज पे फोर्स लगाएगी। अब बोला है आपको कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रिंग। ये कह रहा है कि रिंग घूमने लग गई, उस घूमने की ओमेगा बताइए रिंग की। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंड्यूस हो जाएगा, तो सरफेस पे ही है, सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगी। जब भी ये छोटा चेंज देता है ना, तो आप dB बाई dt को ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा B बाई डेल्टा T। समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड फाइनली B है, इनिशियली 0, तो B माइनस 0, तो R बाई 2 B अपॉन छोटा सा टाइम डेल्टा T, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो हुई उसका मैग्नीट्यूड। अब देखिए मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ गई, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी, तो हर एक चार्ज पे इस तरीके से फोर्स लगने लगेगा, टोटल फोर्स हो जाएगा QE, इलेक्ट्रिक फील्ड QE फोर्स लगाती। अब देखिए इस फोर्स के कारण क्या होगा, एक टॉर्क आ जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो QER, ये टॉर्क आ गया, मानते हो बात। अब ये टॉर्क इक्वल टू I अल्फा करोगे आप, यस। एवरेज एक्सीलरेशन को क्या लिखोगे, चेंज इन ओमेगा अपॉन टाइम टेकन, मानते हो बात। या फिर डी ओमेगा बाई डी टी लिख देना, या डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी लिख देना, या आप नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप इसको अल्फा ही रहने देना। समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत। अब इस टॉर्क को I अल्फा से बैलेंस कर रहे हैं। टॉर्क क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, QE
फोर्स है इनटू डिस्टेंस, ई की वैल्यू r/2 dB/dt, ये आपका हो गया टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। रिंग का सेंटर एक्सिस के अबाउट mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। देखिए r² यहां से कट गया, तो Q/2m dB इक्वल टू अल्फा dt। अल्फा dt क्या होगा बेटा? अल्फा dt है चेंज इन ओमेगा, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, और ओमेगा इनिशियल 0 है। dB मतलब चेंज इन b, चेंज इन b b माइनस 0 b, ये आपका ओमेगा आ चुका है बच्चों। आई बात समझ में? यहीं पे एंगुलर इंपल्स पूछ सकता था। एंगुलर इंपल्स बेसिकली होता है, जल्दी से मैं बता दूं, टाउ dt या फिर आई ओमेगा। आई बेटा बात समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पे आप पे सवाल था, और इंटरेस्टिंग सवाल था। आपका आंसर आ गया ओमेगा का QB/2m। चलिए इसी में अगर मैं आपसे पूछता मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इंक्रीजिंग, और आप एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बताइए, ये इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया, इस पे फोर्स बताइए, चलिए तो आप कैसे बताते? तो अब देखिए फिर से लेंज लॉ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रही है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज में इंड्यूस होगी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, और फोर्स क्योंकि नेगेटिव चार्ज है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। समझ गए? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वर्किंग थी ना वो तो है ही है, उसके अलावा आपको यहाँ पे थॉट प्रोसेस बनाना है। अब देखिए वापस से रिंग का सवाल है। रिंग है m मास की, r रेडियस की, चार्ज q की, सेम पुरानी रिंग है। इसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, मतलब ये रिंग को देखिए ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो mg नॉर्मल बैलेंस हो गए। अब आपको बोला है कि रिंग पैरेलल टू द सरफेस है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिए, B0t², ये मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग स्विच ऑन कर दी। अब बोला है 2 सेकेंड बाद रिंग जस्ट अबाउट टू रोटेट है। देखो मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगेगी तो ये घूमने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन इसको रोक रहा होगा। तो 2 सेकेंड पे ऐसा मामला बैठा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्रिक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर गए, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट ओवरकम कर रही है फ्रिक्शन को, तभी वो घूमना चालू कर रही है। अब आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए। एक बार आप पॉज करके खुद से सॉल्व करो, फिर मेरा आंसर आप देखना। तो ये QE का फोर्स है मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, तो इसका टॉर्क होगा QE इंटू R, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फ्रिक्शन अपोजिंग तरफ फोर्स लगेगा, वो भी टेंजेंशियल फोर्स है। टोटल फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू नॉर्मल होगा, और नॉर्मल बैलेंस है mg से, तो नॉर्मल mg है तो म्यू mg, तो टॉर्क फ्रिक्शन का आ जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एम आई राइट बच्चों? अब यहां पे ये बैलेंस कर दीजिए, आप बोल रहे हो फ्रिक्शन से मैक्सिमम टॉर्क से बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क, कब? 2 सेकेंड पे, एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। इससे पहले घूम नहीं रहा था, मतलब फ्रिक्शन का टॉर्क बढ़ा था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर रहा था, यहां पे दोनों बराबर हो गए, तो QER इक्वल टू म्यू mg r, r से r कट गया, E क्या होता है? R/2 dB/dt इक्वल टू म्यू mg। अब बताओ जरा dB/dt बताओ जरा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? डिफरेंशिएट करो, B0 इंटू ट्वाइस ऑफ टाइम, इसे यहाँ पे पुट कर दो, बस ट्वाइस B0 टाइम म्यू mg। सही है बेटा, ये हट गया तो आपको मिला QR B0 टाइम अपॉन म्यू जी। ये म्यू की वैल्यू आ गई, टाइम रखना था यहाँ पे 2, तो यहाँ पे रख दीजिए 2। आप देखिए ये आपका फाइनल आंसर है, तो आपके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गए। आप देखो ये सवाल क्या था, सोचो ये सवाल क्या था। इस सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई, मतलब EMI आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ गया, और मैकेनिक्स भी आ गया, तो EMI, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैकेनिक्स को मिला के ये सवाल, वेरी गुड प्रॉब्लम। अगला सवाल देखिए और मजेदार है। एक सिलेंड्रिकल रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड आपको बोल दिया है dB/dt प्लस अल्फा है,
आपसे पूछ रहा है एक मेटल की रॉड रख दी ए बी, ये रॉड रख दी है इस सिलेंड्रिकल रीजन में, आपसे पूछा है इस मेटल की रॉड में ईएमएफ बताइए। ईएमएफ बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ली, अब ईएमएफ बताइए। ईएमएफ देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं बोल रहे? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें नॉन कंजर्वेटिव वर्ड में ना पोटेंशियल नाम नहीं आता है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, तो नॉन कंजर्वेटिव है ना, इसलिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस ना बोल के सिर्फ ईएमएफ बोलेंगे। ईएमएफ का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे देखो कैसा आएगा। रेडियस बनाओ परपेंडिकुलर, रेडियस बनाओ परपेंडिकुलर, रेडियस बनाओ परपेंडिकुलर, रेडियस बनाओ परपेंडिकुलर, रेडियस बनाओ परपेंडिकुलर। हर पॉइंट पे आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। यस, मानते हो ये बात? हर पॉइंट पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो रहा है। यस, ठीक है। तो अब आप बताओ मेरे को, यहां से यहां लाइन इंटीग्रल फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यूं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, थीटा वेरिएबल है, तो हर बार यहां से यहां जाते टाइम नेट ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन कैसे निकालो? डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसमें डॉट प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। तो आप कोशिश करिए यहां से यहां इंटीग्रेट करिए, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। मैं अब आपको इसका एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। ध्यान से सुनना अब ये शॉर्ट ट्रिक, दिस इज वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। सबसे पहले सेंटर से एक पॉइंट पे मैंने रेडियस बनाया, अलोंग रेडियस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अलोंग रेडियस। इस रेडियस पे अलग अलग पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बताइए। तो एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यहां इस तरफ, यहां इस तरफ, एरो बड़ा कर रहा हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको येलो कलर के वेक्टर से बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। अब जरा बताओ मुझे ईएमएफ कितना होगा? आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल होगा। सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है। डीएल कैसा है सर? अलोंग द रेडियस, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है ना? मैंने सिखाई आपको डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, रेडियस से परपेंडिकुलर, धीरे धीरे दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, मतलब इस लाइन में रेडियस में ईएमएफ नहीं आएगा। तो अब मैं आपको इस लॉजिक का यूज करके एक ट्रायंगल बोल रहा हूं, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल मान लीजिए सी ए बी, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया मान लीजिए ए, इस ट्रायंगल का फ्लक्स होगा बी इंटू ए, इस ट्रायंगल का ईएमएफ एरिया एज इट इज इंटू डी बी बाय डी टी। मानते हो ये बात? पक्का? यहां तक कोई दिक्कत? चलो, अब ये जो टोटल ईएमएफ आया है, ये टोटल ईएमएफ एरिया इंटू डी बी बाय डी टी आया है, एम आई राइट? ये टोटल ईएमएफ इस पूरे लूप का है, मतलब ये ईएमएफ सी ए प्लस ईएमएफ ए बी प्लस ईएमएफ बी सी का है। यस, और अभी हमने सीखा कि रेडियस के अलोंग ईएमएफ क्या होगा? जीरो, तो ये टर्म और ये टर्म जीरो हो गई, और बाय डिफॉल्ट ईएमएफ ए बी का आ गया एरिया इंटू डी बी बाई डी टी। दैट्स इट बच्चों, बिना इंटीग्रेशन के आंसर आ जाएगा। तो एरिया क्या होगा इसका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और dB बाई डी टी क्या दिया था बच्चे? dB बाई डी टी आई थिंक दिया था आपको अल्फा, तो आंसर आ गया। अब देखो बेस क्या दिया है? L,
रेडियस r, हाइट नहीं दी है तो वो हाइट निकाल लेते हैं। आ जाओ, ऐसे ट्रायंगल बनाओ यहां से तोड़ के, तो ये l/2 r और ये हाइट। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट ये मिल जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उसको सॉल्व करना, हाइट ये आ जाएगी। तो आपके पास ये जो ट्रायंगल बन रहा था, इस ट्रायंगल का बेस L था, हाइट h थी, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट इंटू अल्फा। ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया ए से बी। समझ गए? अब डायरेक्शन के हिसाब से बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यूं जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, इसलिए ईएमएफ ए से बी, हाई वोल्टेज ए और लो वोल्टेज बी, ये आप कह सकते थे। आगे चलते हैं, ऐसे ही सेटअप और बनाए तो बेटा, मान लो अगर बाहर होती रॉड तो ए बी इस तरीके से, तो भी सेम काम आप अपनाते हैं। कैसे करते आप? ये देखिए, सी से ए को जोड़ते हैं, ये देखिए सी से बी को जोड़ते हैं। ठीक है, फिर ये जो ट्रायंगल है सी ए बी, इसमें इधर और इधर ईएमएफ नहीं होगा, सिर्फ ए से बी में ईएमएफ होगा। अब ईएमएफ जो होगा वो एरिया इंटू डीबी बाई डी के बराबर होगा, और वही ईएमएफ बाय डिफॉल्ट ए बी का आ जाएगा। ये एरिया कौन सा होगा? वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहा है, यानी बेसिकली ये सेक्टर का एरिया हो जाएगा। तो एंगल अगर थीटा हो तो सेक्टर का एरिया क्या होता है? आर स्क्वायर थीटा बाई 2 डीबी बाई डी टी, जहां पे थीटा इसको रेडियन में रखिएगा, तो ये आपका ए बी के बीच का पोटेंशियल, सॉरी ईएमएफ आ जाएगा। आया समझ में? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसी इलाके में ना, तो बस यही एरिया हमें लेना था। चलिए और ऐसे सेटअप बना सकते हैं। मान लीजिए आपको ए और बी अलोंग दी आर्क ही पूछे कि ए से बी का ईएमएफ बताइए, तो सेम काम रिपीट कर दीजिएगा। इसका एरिया ये हो जाएगा, डीबी बाई डी टी ईएमएफ आ जाएगा, और सी ए और सी बी रेडियस है, इनके अलोंग ईएमएफ आएगा नहीं, तो इस पूरे लूप का जो ईएमएफ है वही ए बी का ईएमएफ है, और वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं, अब हम ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। ये पूरा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का केस हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, हमेशा। ठीक है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ वेरी कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर जाएगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पे फोर्स लगाएगी, और रिंग हो तो उस पे टॉर्क लगाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ट्रांसफार्मर बहुत ही शानदार डिवाइस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड ये डिवाइस है, और फेरेडे लॉ पे बेस्ड ये डिवाइस है। देखिए डिवाइस क्या कह रहा है, यहां पे मेरे पास एक मेटल का कोर है। ठीक है, ये पूरा मेटल का एक सेगमेंट मैंने बना दिया है इस तरीके से, ये पूरा एक मेरे पास मेटल है। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक प्राइमरी सर्किट था जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। इस सर्किट की जो वायर है उसको मैंने मेटल पे वाइंड कर दी है। ये करंट प्राइमरी करंट, यहां पे जो वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक सेकेंडरी सर्किट बनाया है। सेकेंडरी सर्किट की मैंने वायर भी इसके अलोंग वाइंड कर दी है। सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी वोल्टेज जो यहां से पास कर रहा है। आप गौर फरमाइए, प्राइमरी करंट को मैंने वायर से सेकेंडरी करंट में नहीं जोड़ा है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ बीच में एक मैग्नेट से जोड़ा है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपका ये वाला करंट वेरी करेगा, प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट अगर वेरी करेगा, ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग है, गजब डिवाइस है। इधर एक लूप बन गया करंट का,
करंट का लूप बन गया, करंट पास कर रहा है तो वहां फील्ड आ जाएगी। तो ये बहुत सारे लूप एक प्रकार से सोलेनॉइड की फीलिंग दे रहे हैं। यहां पे मान लीजिए करंट ऐसे घूम रहा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से डेवलप हो गई। अब ये जो मेटल है बहुत अच्छा शानदार फेरोमैग्नेटिक मेटल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर ही रखता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गोल घूम रही है और वो एक क्लोज्ड लूप अपना बनाएंगी, जहां से निकली थी वापस वो घूम के ऐसे एंटर कर जाएंगी। एम आई राइट बच्चों? ये आपका सेटअप हो गया। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर नहीं जाने देता, अपने थ्रू ही रखता है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का लूप बन गया। समझ गए? अब देखिए बहुत ही शानदार कंसेप्ट, यहां से मैग्नेटिक फील्ड है मतलब इन लूप का मिला के फ्लक्स है, वही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आ रही है मतलब इन लूप का मिला के फ्लक्स यहां पे भी है। अब अगर ये वोल्टेज करंट वेरी करेगा तो ये फील्ड वेरी करेगी, ये फील्ड वेरी करेगी तो यहां से फील्ड वेरी करेगी, ये फील्ड वेरी करी तो इसका फ्लक्स वेरी किया। अगर इसका फ्लक्स वेरी किया तो इसके फ्लक्स के चेंज के कारण यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये जो वोल्टेज है वो इंड्यूस हो गया यहाँ पे किसी ने वोल्टेज लगाया नहीं, यहाँ पे ये वोल्टेज इंड्यूस हो गया। क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ आ गया, ईएमएफ आ गया, बैटरी आ गई, बैटरी आ गई, करंट आ गया। मतलब इसके करंट के वेरिएशन से इसमें करंट आ गया, और बिना इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के आपने सिर्फ यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूज किया। आइए पढ़ते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होते हैं बताते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइमरी कॉइल है एसी सर्किट से कनेक्टेड, एसी सर्किट वेरिएशन ला रहा है। सेकेंडरी कॉइल है लोड से कनेक्टेड, बीच में आपका मेटल का लैमिनेटेड कोर है। वर्किंग प्रिंसिपल, चेंजिंग फ्लक्स लिंक्स द सेकेंडरी कॉइल। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसे मैं एनपी कह देता हूं, तो टोटल फ्लक्स क्या लिखोगे आप? टोटल फ्लक्स लिखोगे नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स एक लूप से। यहां पे एक लूप से फ्लक्स बी इंटू एरिया, मानते हो ये बात? ठीक है, एरिया सेम रख ले रहे हैं हम, बी तो वही है जो आ रहा है। यहां का नंबर ऑफ टर्न्स बोल दिया, नंबर ऑफ टर्न्स एनएस सेकेंडरी, तो यहां का टोटल फ्लक्स क्या हो गया? टोटल फ्लक्स हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एक टर्न का, एक लूप का, बी इंटू एरिया, एक लूप का फ्लक्स। देखिए दोनों सेम ही तो है, बस नंबर ऑफ टर्न्स का अंतर है। ईएमएफ क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? डी फाई बाई डी टी, ये हो गया प्राइमरी ईएमएफ, प्राइमरी वोल्टेज। यहां पे ईएमएफ क्या होगा? सेकेंडरी ईएमएफ, ये हो गया। मानते हो ये बात? अब इन दोनों को देखो तो डी फाई बाई डी टी सेम है, बी इंटू एरिया एक लूप का सेम है, तो यहां से इन दोनों का अगर मैं रेशो लूं तो ईएमएफ ऑफ प्राइमरी अपॉन ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी आ जाएगा प्राइमरी टर्न्स अपॉन सेकेंडरी टर्न्स। आया बेटा समझ में? तो ये वोल्टेज प्राइमरी और वोल्टेज सेकेंडरी का रिलेशन। सेकेंड रिलेशन, पावर लॉस हम यहां पे जीरो मानते हैं। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में पावर लॉस हम जीरो मानते हैं, एफिशिएंसी 100%। इसका मतलब इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम है। वोल्टेज और करंट पे पावर का फॉर्मूला क्या था? वोल्टेज इनटू करंट, यानी VI। तो VI बराबर VI, प्राइमरी प्राइमरी, सेकेंडरी सेकेंडरी। प्राइमरी इनपुट का पावर VI मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंडरी आउटपुट का पावर VI मल्टीप्लाई कर दिया। आउटपुट लोड है, इनपुट मेन सप्लाई से जुड़ा है। यहां से क्या मिला देखो, IS अपॉन IP। तो यहां से जो ट्रांसफॉर्मर का एक सिंगल मोस्ट फॉर्मूला है जो बहुत यूज करना है वो है, देखिए, प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स।
नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज। फिर करंट के साथ देखें तो इनवर्स हो गया मामला, करंट के साथ यहां पे मामला इनवर्स है, या फिर करंट नंबर ऑफ टर्न्स के इनवर्स है। ये आपको ध्यान रखना है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। बस अब स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या है आइए वो भी बताऊं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है मतलब आउटपुट के टर्न्स ज्यादा होने चाहिए। स्टेप अप कर रहे हो, अपना वोल्टेज बढ़ा रहे हो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब आउटपुट वोल्टेज कम है, इसका मतलब आउटपुट के टर्न्स कम है। बस खत्म। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपके बहुत सारे केसेस बनते हैं। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं रियल ट्रांसफार्मर की। रियल ट्रांसफार्मर मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना एनर्जी लॉस ना हो। आपके एनर्जी लॉसेस तो होते ही रहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी लॉस होंगे तो पावर की एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। तो देखिए एफिशिएंसी इज पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। तो आउटपुट पावर क्या हो गया यहां से देखिए, एफिशिएंसी इनटू इनपुट पावर। है मैं राइट बच्चों? परसेंटेज वाइज ले सकते हैं तो VS/IS इक्वल टू परसेंटेज एफिशिएंसी VI और करंट प्राइमरी और वोल्टेज प्राइमरी। समझ गए? यहां पे रियल ट्रांसफार्मर में ये तो अभी भी लागू है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, लेकिन ये वाली चीज लागू नहीं है। करंट का रिश्ता बदल गया, करंट का रिश्ता यहां से आएगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का रिश्ता अभी भी वही है। एक दो सवाल करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए ट्रांसफार्मर के सवाल देखो कैसे आए हैं, आइए समझते हैं। पहला सवाल, ट्रांसफार्मर हैज एफिशिएंसी ऑफ 80%, वर्क्स एट 10 वोल्ट 4000 वॉट। ये इनपुट आपको दिया है। आउटपुट की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी सर्किट में वोल्टेज है 240 वोल्ट। तो देखो वोल्टेज बढ़ गया तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। करंट पूछ रहा है सेकेंडरी में, तो बड़ा आसान है। पहले मैं प्राइमरी का करंट निकालूं तो पावर इक्वल टू VI, तो प्राइमरी का करंट आ गया 400। समझ गए? अब देखिए पावर आउटपुट 80% ऑफ पावर इनपुट। पावर आउटपुट क्या होगा? वोल्टेज इंटू करंट इक्वल टू 80/100 इंटू पावर इनपुट 4000। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 8 से कटा 3, एम आई राइट? तो 1 0 इससे 2 0 इसके, तो इफेक्टिवली ये करंट आया 40/3। सेकेंडरी करंट आ गया, प्राइमरी करंट आ गया, सेकेंडरी करंट है 13.33। बस इतना ही पूछते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया है, तो प्राइमरी वोल्टेज आपको दिया है 8000 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज आपको दिया है 160 वोल्ट। देखिए क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सर्व्स अ लोड ऑफ 80 किलोवाट। तो पावर आपको दिया है आउटपुट पे 80,000 वॉट। अज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, मतलब ये वाला पावर भी 80,000 ही है, ठीक है। प्योरली रेजिस्टिव लोड, ठीक है, रेजिस्टेंस मानना है। वर्किंग ऑन यूनिट पावर फैक्टर मतलब आइडियल है। द लोड्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट विल बी, यहां का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, यहां का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं करंट निकालता हूं, ठीक है, करंट निकालते हैं। तो पावर इक्वल टू VI करो, यहां पे 80,000 इक्वल टू 8,000 इंटू करंट, तो प्राइमरी करंट आ गया 10। यहां पे देखिए पावर इक्वल टू VI कीजिए, तो सेकेंडरी करंट देखिए क्या आ गया 1000/2 500। सेकेंडरी करंट आ गया बेटा आपके पास 500। दोनों प्राइमरी सर्किट का करंट और सेकेंडरी सर्किट का आपको करंट मिल चुका है। अब आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस बताइए। तो पावर को आप I² R या V² R कर सकते थे। पावर है 80,000
करंट कितना है प्राइमरी में 10, तो 100 आर, तो प्राइमरी रेजिस्टेंस आ गया देखो 800। सेम काम यहां पे कीजिए, करंट यहां पे कितना है 500 और ये पावर था 80,000। तो आप देखिए 1 2 3 1 2 3 4 4 8/25, ये आपका रेजिस्टेंस मिल गया। देखिए 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको देखिए क्या मिलेगा 0.32, ये रेजिस्टेंस आउटसाइड देखिए ऑप्शन सी में है 800 और 0.32। आइए अगला सवाल देखिए, ट्रांसफार्मर को ऐसे बड़ा दिखाते हैं, इससे बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है। आप देखो ये वाला जो सर्किट आपको बना के दिया है, ये सर्किट आपका प्राइमरी सर्किट है, एसी वोल्टेज दिया है और ये वाइंडिंग्स दी है ना। और ये जो सर्किट है ये आपका सेकेंडरी सर्किट है, एसी वोल्टेज यहां पे भी आ जाएगा और ये वाइंडिंग्स है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, प्राइमरी कॉइल है, ट्रांसफार्मर का 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट है, ठीक है। 220 वोल्ट एसी है, ओके सर, ये जो है 220 वोल्ट एसी है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्न्स आपको दिए हैं, 100 टर्न्स है और ये 10 टर्न है। सेकेंडरी कॉइल को कनेक्ट किया है दो रेजिस्टेंस से, सेकेंडरी कॉइल को दो रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है और आउटपुट वोल्टेज आपने पूरा आउटपुट नहीं लिया, सिर्फ 7 किलो ओम का आउटपुट लिया है आपने। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं करंट निकाल लेता हूं, V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी इक्वल टू टर्न्स प्राइमरी अपॉन टर्न्स सेकेंडरी, ठीक है बेटा। तो आपके पास प्राइमरी वोल्टेज आ गया, सेकेंडरी वोल्टेज निकाल लेते हैं हम, ये है बेटा 100/10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंडरी वोल्टेज आ गया 22 वोल्ट। अब जो 22 वोल्ट है ना, वो पूरे रेजिस्टर के अक्रॉस आएगा, इस पूरे के अक्रॉस एक प्रकार से आप मानिए 22 वोल्ट होगा। अब करंट कितना होगा इसमें, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये आ गया 1/1000 एम्पियर, ये करंट आ गया। लेकिन वोल्टेज अभी जो डायग्राम में बोला है वो सिर्फ इसके अक्रॉस बताना है, तो वोल्टेज अक्रॉस 7 कैसे बताओगे, I इंटू 7 किलो, आई रख दिया इंटू 7 किलो, तो बचा 7 वोल्ट। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 7 वोल्ट। आई बेटा बात समझ में। ये सब सवाल देखो PYQs में आए हुए थे, इस डायग्राम से घबराना ही नहीं है। प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट के बारे में आपको दिया था। अब आ जाइए लास्ट में आपको एक बेसिक सी चीज बता दे दोस्तों, एडी करंट्स क्या होते हैं। एडी करंट्स अब ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक मेटल का सॉलिड मेटल है आपके पास, सॉलिड शीट है या कोई भी आपके पास सॉलिड शेप का मेटल है, इसको हमने वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलाके में रख दिया। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने लगेगी, तो ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा तो करंट बहने लगेगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, है ना, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। सोचो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट बाहर आएगा। लेकिन अब यहाँ पे वायर नहीं बनी हुई है करंट को डायरेक्शन देने के लिए, वायर बनी हुई होती तो पक्का होता कि करंट यूं ही फ्लो करेगा। अब यहाँ तो पूरा ही मेटल है ना, पूरे में फ्री चार्जेस है, तो पूरे में इलेक्ट्रॉन्स दौड़ने लग जाते हैं, पूरे में चार्जेस दौड़ने लग जाते हैं। अब छोटे छोटे रास्ते बन जाते हैं मिनिमम रेजिस्टेंस के। जैसे ये जो चार्ज है, इसको मिनिमम रेजिस्टेंस का ऐसे पाथ मिला, वो ऐसे चला गया, इसको ऐसे मिल गया, ये ऐसे चला गया, इसको ऐसे मिल गया, ये ऐसे चला गया, इसको ऐसे मिल गया, ये ऐसे चला गया। तो आपके पास सेम डायरेक्शन के ऐसे एडीज बन जाते हैं। एडीज मतलब छोटे छोटे ऐसे करंट के लूप बन जाते हैं पूरे वॉल्यूम में, इनको बोलते हैं एडी करंट्स। एडी करंट्स आर सर्कुलेटिंग करंट्स इंड्यूस्ड इनसाइड अ solid conductor when it is placed in changing magnetic field, when the conductor moves through magnetic field. These produced are following
फेरेडे लॉ और डायरेक्शन लेंस लॉ के अकॉर्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एडी करंट्स ऑलवेज अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग देम। ये तो लेंस लॉ का स्टेटमेंट है कि ये जो एडी करंट्स आएंगे वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेंगे। अब ये होता क्या है, इसमें करंट आ गया, ये समझ में आ गया। अब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा करंट आ गया एक साथ, तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। देखिए प्रोड्यूस्ड इन बल्क कंडक्टर्स, कंडक्टर के वॉल्यूम में प्रोड्यूस होता है, सर्कुलर लूप में ये कंडक्टर में घूमने लग जाते हैं। ये बहुत चेंज मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस विद, मैग्नीट्यूड कब बढ़ेगा, बेसिक फेरेडे लॉ लेंस लॉ कि आपका dB बाई dt ज्यादा तो EMF ज्यादा, हाइयर कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे आपका एडी करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, लार्जर थिकनेस तो ज्यादा यहाँ पे एडी करंट होंगे। देखिए जूल हीटिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे हीट लॉस बहुत क्रिएट हो जाता है, हीट लॉस बहुत क्रिएट हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका यूज कैसे कर रहे हैं, मान लीजिए मैं एक इंडक्टर की फर्नेस बना रहा हूं, मैं एक फर्नेस बना रहा हूं, इसमें मैं एक मेटल का टुकड़ा डाल देता हूं, ठीक है। तो इस मेटल के टुकड़े को मैंने एक फर्नेस में रखा, ये फर्नेस में मैंने आग नहीं लगाई है, ठीक है, मैंने बस मैग्नेटिक फील्ड रखी है, वहां पे मेटल का मैंने मटेरियल रख दिया। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड बदलूं कंटिन्यूसली तो इस मेटल में एडी करंट्स आ जाएंगे, तो थोड़ी देर बाद इतनी ज्यादा हीट क्रिएट हो जाती है कि ये मेटल मेल्ट हो जाता है। यस, बिना आग जलाए मेटल को मेल्ट कर देना, इसको आप कह रहे हो इंडक्टर की फर्नेस, इंडक्टिव फर्नेस कह रहे हैं, इंडक्शन फर्नेस। और देखिए इसके यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, जो हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं उनके टायर ऐसे बनाए जाते हैं कि उसमें एडी करंट्स आ जाए तो वो एनर्जी लॉस कर देंगे, तो वो ट्रेन की एनर्जी लॉस होके रुक जाती है। इंडक्शन हीटिंग, जो इंडक्शन कुकटॉप्स, इंडक्शन कुकर्स होते हैं आपके, वहां पे एडी करंट्स का कंसेप्ट है जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है। डैम्पिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो आपके मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर या फिर कोई भी मैग्नेट या कोई भी कंडक्टर मूव कर रहा है उसमें डैम्पिंग आ जाती है ड्यू टू एडी करंट्स। स्पीडोमीटर एडी करंट्स पे होता है। मेटल डिटेक्टर्स एडी करंट्स पे बनते हैं। मान लीजिए आप कोई भी मेटल लेके जा रहे हैं तो आपको वहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस से उस मेटल में करंट आ जाएगा, उस करंट की मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करके आप पता करते हैं मेटल है कि नहीं। तो देखिए एडी करंट के ये बहुत सारे यूजेस भी हैं और डिसएडवांटेज क्या है कि आपका हीट लॉस बहुत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना एडी करंट्स, और इसको हटाने के तरीके भी देख लीजिए। मेथड्स टू रिड्यूस एडी करंट समझिए। लेमिनेशन ऑफ द कोर, आपके कोर में आपने लेमिनेट कर दिया तो चार्जेस के मोशन को आप हिंड्रेंस दे रहे हैं तो एडी करंट्स कम हो जाता है। फिर हाई रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल यूज कीजिए, सिलिकॉन स्टील यूज कीजिए, इनसे क्या होता है एडी करंट्स कम हो जाते हैं। या फिर परफोरेशन ऑफ द मेटल शीट, मेटल शीट में थोड़े थोड़े गैप में छेद कर दीजिए तो वो ब्लॉकेजेस आ जाएगा तो लूप कंप्लीट होने में दिक्कत होगी, इसलिए एडी करंट्स कम हो जाएंगे। अब ट्रांसफार्मर में भी हीट लॉस बहुत होता है, आइए समझते हैं हम। ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस बहुत होता है, एडी करंट्स के कारण ट्रांसफार्मर में लॉस होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में लॉसेस के कारण क्या है, कॉपर लॉस मतलब रेजिस्टेंस में लॉस, एडी करंट्स लॉस जो मेटल में एडी करंट्स का लॉस है, हिस्टेरिसिस लॉस मतलब मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं हम उसे, बार बार मैग्नेट डीमैग्नेट होने में लॉस हो जाता है। फ्लक्स लीकेज, जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला ना पूरी मेटल में थी वो बाहर चली जाए तो फ्लक्स का लीकेज हो जाए, तो इन चार कारणों से एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफार्मर में। एडी करंट्स बचाने के मैंने आपको, एडी करंट से लॉस बचाने के मैंने आपको तरीके बता दिए, वो याद रखने हैं। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर के भी तरीके याद रखने हैं। तो एडी करंट्स कब आएगा, जब भी मेटल आएगा तब एडी करंट्स आएगा। मेटल के ब्लॉक आएंगे ना, मेटल का सॉलिड आएगा तब आपके एडी करंट्स आएंगे हमेशा, ठीक है। एडी करंट्स यानी मेटल में दौड़ने वाले करंट, एडी करंट्स। इकट्ठा बहुत ज्यादा करंट, इकट्ठी बहुत हीट लॉस,
आ जाती है एडी करंट्स में, जिससे मैंने एग्जांपल दिया आपको इंडक्शन फर्नेस। आप यूट्यूब पे जाके एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं इंडक्शन फर्नेस का, कैसे बिना आग लगाए आप मेटल के ब्लॉक को पिघला सकते हैं इन एडी करंट्स के हीट प्रोड्यूस के द्वारा। तो आइए बच्चों, ये था आज का सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताना आपने क्या क्या सीखा और क्या अगले टॉपिक्स पे आपके लिए लेक्चर लाया जाए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स पेंटर। और बेटा आप कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा पूरे भारत के हर सीरियस एस्पिरेंट को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।